तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नीट 2025 का जो पेपर था उसके सारे फिज़िक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी बट आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। आपके जो क्वेश्चंस है सारे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे जो आप अभी पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट x = L एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में ये जो है वाटर टैंक आपका ये एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, व्हेन फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S, लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो S है, डेंसिटी रो है। द लिक्विड सरफेस मेक्स एंगल थीटा नॉट विद द x एक्सिस, ये थीटा नॉट इसने एंगल बना रखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, x = L है। इफ़ yx इज़ द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर yx इज़, yx के लिए हमने इक्वेशन बनानी है और थीटा यहाँ पर हमें साइन थीटा लेना है। ठीक है, और dy/dx जो है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, tan थीटा लिखा है वैसे इसने, और tan थीटा आपका थीटा के बराबर है, यानी कि dy/dx आपका किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ठीक है, g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो आपको मैं इसका 3D डायग्राम दिखा देता हूँ। 3D डायग्राम इसका कैसे बनेगा, जैसे सपोज़ यहाँ पर इसने ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड बन गया। अब यहाँ से हमने लाइन खींची नीचे। ठीक है, ये लाइन खींच दी। ओके, और यहाँ पर एंगल है आपका थीटा नॉट। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर एंगल था यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। छोटा सा एंगल जो है इंक्रीमेंट होगा, पानी का जो स्लोप है ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं कह रहा था आपको 3D डायग्राम वो ऐसे बनेगा कुछ। यहाँ पर आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में आपका जो पानी है वो यहाँ फिल हो रखा है। ठीक है, ऐसे हो रखा है ये है इसका 3D डायग्राम ऐसे। ओके, ये 3D डायग्राम है। यहाँ पर इसकी लाइन जुड़ी हुई है और ये जो लेंथ है इसकी वो L है। कितनी है पानी की टैंक की लेंथ, L है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लेनी है y डिस्टेंस, yx जो भी y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, और ये डिस्टेंस होगी आपकी dx डिस्टेंस। dx ले लो या तो dy ले लो उसको, dy। ठीक है, क्योंकि जो dx डिस्टेंस है वो आपका इधर रहेगा, क्योंकि हम एक स्मॉल पोर्शन इसका लेने वाले हैं। यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसका, ये स्मॉल पोर्शन लेने वाले हैं dx। ठीक है, और हाँ एक बात और, जो ये पानी है, पानी ऊपर के लिए फोर्स लगाएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन लगाएगा, बट जो फोर्स है वो होगा हमारा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी S × L। ठीक है, और ऊपर इसका कंपोनेंट और यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, नीचे जो कंपोनेंट होगा वो होगा SL cos थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, ऊपर कंपोनेंट होगा SL साइन थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो ये वाटर का जो पार्टिकल है इसमें ऊपर फोर्स लग रही है SL साइन थीटा, साइन ब्रैकेट थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, नीचे फोर्स कितनी लग रही होगी, तो सपोज़ मैंने एक पार्टिकल लिया है DM, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इसमें नीचे फोर्स लगेगी वेट के बराबर जो कि होता है DM × G, और ऊपर फोर्स लगेगी आपकी कितनी, ऊपर फोर्स लगेगी जो अभी हमने लिखी थी SL साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये फोर्स लगेगी। ठीक है, इसके बाद नीचे एक फोर्स और लगेगी आपकी, नीचे फोर्स क्या लगेगी वो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जो ये लिक्विड है इस तरफ भी फोर्स लगाएगा, ये कितना, इधर भी फोर्स लगाएगा, SL फोर्स लगाएगा, और ये एंगल इसका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी दो फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स इधर SL cos थीटा। ठीक है, और एक फोर्स नीचे के लिए लगेगी जो कि होगी SL साइन थीटा। ठीक है, तो SL साइन थीटा एक फ़ोर्स है जो नीचे लग रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, SL साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है पूरा वो लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है SL साइन थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है, वो इक्वल टू होगा SL साइन थीटा प्लस DM × G, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे जो थीटा है, जो थीटा प्लस डी थीटा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। उसमें लिखा होता क्वेश्चन में साफ साफ कि साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं, यानी कि आपका जो साइन थीटा प्लस डी थीटा है वो हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो साइन थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा, सिंपल।
ठीक है। यहाँ पर जैसे साइन थीटा है आपके पास, तो साइन थीटा की जगह आपने थीटा रख देना है, एंगल रखना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा DM इंटू जी। इसके बाद आप अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा SL थीटा प्लस SL डी थीटा इक्वल्स टू SL थीटा प्लस DM इंटू जी। SL थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा SL डी थीटा इक्वल टू DM इंटू जी, ठीक है। अब DM तो आपका मास है, छोटा सा मास, ठीक है। तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है? DM इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। लेंथ तो आपकी L है, एरिया कैसे निकालोगे आप? एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ तो आपकी इधर L हो गई, ठीक है। एरिया निकलेगा आपका, यहाँ पर L हो गया आपका, और ऊपर डिस्टेंस है Y, ठीक है। Y इंटू DX आपका एरिया होगा, ठीक है। Y इंटू DX, तो यानी कि आपको DM की वैल्यू मिल गई कितनी? रो इंटू वाई डी एक्स एल, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप क्या करना है? आपने पुट कर देना है, वाई इंटू डी एक्स इंटू क्या क्या आया था, दोबारा से आप देख लें यहाँ पे। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू जी। और वॉल्यूम इक्वल टू आया था एरिया इंटू लेंथ, और एरिया आपका था कितना? एरिया था आपका वाई इंटू डी एक्स, और लेंथ कितनी थी इसकी? L है, ठीक है। और इस साइड है आपके पास SL डी थीटा, ठीक है ना। तो L से L यहाँ कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स को एक साइड ले लो आप, तो आपको मिल जाएगा रो वाई जी अपॉन एस, ठीक है। डी एक्स तो इस साइड चलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें हमें दे रखी थी इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि जो टेन थीटा है, यानी कि जो थीटा है वो डी वाई डी एक्स के बराबर है। थीटा किसके बराबर है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड आप क्या करेंगे? डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा डी वाई बाई डी एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। और इस साइड मिलेगा डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब डी थीटा बाई डी एक्स को जगह हम लिख देंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल है, और इक्वल टू आ जाएगा रो वाई जी अपॉन एस, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज़ इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एक्स, ये सेकेंड ऑप्शन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है जो कि माइक्रोस्कोप का है, फोकल लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर है। तो FO आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई पीस की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। और ट्यूब लेंथ है आपके पास 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई आपके पास ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है आपके 25, तो D इक्वल टू -25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपके पास, आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चार चीज़ें रहती हैं तो मैग्नीफिकेशन का आपने फॉर्मूला यूज़ करना है -L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ कर लो। L की वैल्यू कितनी है? 40, FO की वैल्यू कितनी है? 2, D की वैल्यू है -25, FE की वैल्यू है 4, ठीक है। 4 10 अपॉन 2 5, 5 25 जब 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 यानी कि सेकेंड ऑप्शन 125 इसका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास इतना है, चार्ज उसमें इतना है, मूविंग विद स्पीड इतना, c/100 स्पीड से वो चल रहा है, इज़ इंजेक्टेड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻⁴ टेस्ला perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E vector together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then E वेक्टर कितना होगा? ठीक है, देखो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करना है और वो डिफ्लेक्ट ना हो अपने पाथ से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आपके पास Q E वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स होती है आपके पास Q V क्रॉस B, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा E वेक्टर क्रॉस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि E वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है B वेक्टर के, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड जो होती है वो निकलती है आपकी E अपॉन B से, ठीक है। और स्पीड है c/100, स्पीड कितनी है? c/100, और E की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। बट आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 9 × 10⁻⁴, आपको E निकालना भाई, ठीक है। तो E निकाल दो यहाँ पर,
सी की वैल्यू है आपके पास 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 8 होता है मेरे ख्याल से ना लाइट की स्पीड, और 9 × 10 की पावर -4 हो जाएगा, अपॉन में 100 है, और 8 - 4 4 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 27 × 10 की पावर 4 अपॉन 100, और यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 27 × 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये है आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। 27 × 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर है, और ई वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ये यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और थर्ड तो पैरेलल लिखा है तो गलत हो जाएगा, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, थर्ड का सेकंड हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 2 इंक्लाइंड सर्फेसिज ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज़ रफ एंड द अदर वन इज़ परफेक्टली स्मूथ। अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to। ठीक है, तो हमारे पास 2 सरफेस हैं। ठीक है, हमारे पास कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस, और लेंथ दोनों की L है। ठीक है, और जब ये सपोज़ आपका स्मूथ सरफेस है, ये आपका स्मूथ सरफेस है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका, देखो नीचे फोर्स लगता है mg, और जब ये एंगल लेते हैं हम थीटा, ये होता है mg cos थीटा, ये वाली फोर्स हो जाता है mg sin थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है? mg sin थीटा इसमें, जिससे वो नीचे आ रहा है, और फोर्स इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a1। ठीक है, तो a1 आपका आ जाएगा कितना, m से m कट जाएगा, तो a1 आ जाएगा आपके पास g sin थीटा। किस वाले में? ये है स्मूथ सरफेस वाले में। ठीक है, अब रफ़ सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, रफ़ सरफेस की बात करते हैं। अगर ये बॉडी रफ़ सरफेस में नीचे जाती है तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी पीछे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी म्यू के आर के बराबर। ठीक है, और आर क्या होता है आपका? आर ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नीचे आपकी फोर्स लगेगी mg। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगेगी mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल रहता है, mg cos थीटा रहेगी, और यहाँ फोर्स लगेगी mg sin थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया। तो टोटल फोर्स जो लगेगी आपकी, जो टोटल नेट फोर्स लगेगी आपकी, कितनी लगेगी? नेट फोर्स लगेगी आपकी mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। mg आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से आपको मिलेगा ma2 लिख लो इसको। ठीक है, mg sin थीटा, mg आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ले भाई, mg से mg, m से m कटेगा बस, तो a2 आएगा g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, ये है। तो a1 a2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइम्स है, जो रफ सरफेस में जो टाइम लग रहा है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, जो t2 है ना वो 2 टाइम्स है t1 के। और अगर आप इक्वेशन देखें s = ut + ½ gt² होता है फार्मूला, u की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर gt² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर का रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कट जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप t² जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है g के, तो नीचे आएगा g1 और ऊपर आएगा g2। ठीक है, सिंपल, g2 ऊपर आ जाएगा। और g2 लिख रहा हूँ मैं, a2 लिखना चाहिए मुझे ना, यहाँ पर a2 लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर मिटाना चाहिए मुझे इसको g को, और यहाँ पर मिटा जाएगा ये, यहाँ a लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि g थोड़ा लग रहा है। यहाँ a2 आएगा और नीचे a1 आएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है भाई? और t2 = t1 है, 2t1 है, तो यहाँ पर हम 2t लिख सकते हैं। ठीक है, t1 को t मान लो, t1 को t मान लो। ठीक है, तो यहाँ t का स्क्वायर है, नीचे 2t का स्क्वायर है। ठीक है, और a2 की वैल्यू अभी आप देखिए क्या आई थी, a2 की वैल्यू आई थी g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, और जो a1 की वैल्यू है वो हमने देखी थी अभी, a1 की वैल्यू आई थी g sin थीटा। ठीक है, g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा sin थीटा कट जाएगा, 1 माइनस म्यू के cos अपॉन sin cot थीटा हो जाएगा फिर। ठीक है, और t² ऊपर रहेगा, यहाँ पर 4t² हो जाएगा, t² से t² कैंसिल,
तो आपको मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा। टेन थीटा तो आपने सुना होगा, बट कॉट थीटा भी है यहाँ पे, और एंगल है 45 डिग्री, तो इससे और आसान हो गया हमारे पास। कॉट 45 डिग्री आपका 1 होता है, ठीक है। कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू के इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, यानी 4 माइनस 1 3/4, ठीक है। म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.4728 फिर 20 45 0.75, ठीक है, 0.75 ये। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B आर दिस एंड दिस। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार A स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर, कार B स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। FA and FB आर द फोर्सेज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार A and B रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो FA अपॉन FB इज़। देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें वर्क डन का। वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस, ठीक है। तो सपोज़ FA में आपकी फोर्स लग रही है, A में फोर्स लग रही है FA और डिस्टेंस है SA, ठीक है, और वर्क डन है WA। तो WA अपॉन WB का रेशियो आएगा आपके पास, FB नीचे आएगा और डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क का फार्मूला लगा है सिंपल, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और वर्क आपके पास है कितना 100 और 225, ठीक है। तो एक साइड तो रहेगा आपके पास 100 अपॉन 225, ठीक है, और एक साइड रहेगा आपके पास 1000 और 1000 रहेगा यहाँ पे, FA रहेगा यहाँ पे और नीचे FB, यहाँ रहेगा आपका 1000 और नीचे रहेगा 1500, ठीक है। तो ले भाई हमने 1500 यहाँ डाल दिया, 0 0 कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200, 9 जा हो जाएगा यहाँ पे 4/9 और 2 जा 4 होता है यहाँ पे, 2 3 जा 6 6/9 FA अपॉन FB, 3 3 जा 9, 3 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 2/3 आपको दिखेगा सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। 5th क्वेश्चन नंबर हो गया, सॉरी 6th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है नहीं, तो 6 नंबर क्वेश्चन नंबर लाता हूँ मैं। तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज़। भाई साहब करंट निकालना है हमें, इसमें कितना करंट जा रहा है। देखो सिंपल सा करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बट टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1.5 5.5 इनको प्लस करना पड़ेगा। बट ये जो बीच में है ना, बीच में जो ये भुज्जी बन रखी है इसको हमने हटाना पड़ेगा। पता कैसे हटाएंगे, देखो 5 को आप 2.5 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5.2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3/1.5 करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 30/15 2 आ जाएगा। यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है और ये ब्रिज बैलेंस है, यानी कि हम ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि इसको हम हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा देना था हमें, तो 5 + 3 हो जाएगा 8 और 2.5 + 1.5 आपको 2.5 और 1.5 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो 8 और 4 आपका किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 8 × 4 अपॉन 8 + 4, यानी कि 8 × 4 अपॉन नीचे 8 + 4 करना था, मैंने 12 लिख दिया पहले, तो 8 + 4 आ जाएगा 12, 4 3 जा, यानी कि 8/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल जो सर्किट है ना, वो पता कैसा हो चुका है, ये 8/3 हो गया, ठीक है, और ये 1.5 हो गया, ठीक है, और उसके बाद है 5.5, उसके बाद क्या है 5.5, ठीक है, उसके बाद है आपके पास 1/3, ठीक है। और बैटरी वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल आप रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, 1.5 + 5.5 आपके पास आएगा 7 7 + 1/3 7 + 1/3 + 8/3 सॉरी, ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास 8 + 9 9/3 3 3 जा 9 3 + 7 10 हो जाएगा। 10 ओम का आपका टोटल रेजिस्टेंस है। तो करंट इक्वल्स टू होता है V/R और V की वैल्यू है आपकी 5 वोल्ट, तो 5/10 यानी कि 0.5 एम्पेयर का करंट इस सर्किट से दौड़ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है।
तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एज शोन इन द फिगर। इफ द स्ट्रिंग गेट्स slack एट सम पॉइंट p making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point p to its initial speed v0 is। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p पॉइंट में उसकी जितनी स्पीड है वो निकाल, उसका रेशियो मतलब vp अपॉन v0 निकालना है हमें। ठीक है, vp अपॉन v0। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाना चाहूँगा। यहाँ पे ये बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कुछ। तो ये हो गया आपका डायग्राम, और यहाँ पर थोड़ा सा p पॉइंट जो थोड़ा नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, और जो इनिशियल स्पीड है वो v0 है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये l है। ठीक है, ये लेंथ आपके पास l है, और ये लेंथ भी l होगी क्योंकि ये रेडियस है, l रेडियस है इसका मतलब। ठीक है, और नीचे l cos थीटा है, और ऊपर जो है आपका जो डिस्टेंस रहेगा ये l sin थीटा हो जाएगा, l sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक l cos थीटा। ठीक है, यानी कि आपकी जो टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी l प्लस इतना तो l है। ठीक है, और ऊपर l sin थीटा है, l sin थीटा को प्लस कर दो तो l कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस sin थीटा आ जाएगा। ये लेंथ है आपकी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली यहाँ पर लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपने। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। p पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, एनर्जी एट p कितनी हो जाएगी आपके पास? हाफ mvp²। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, प्लस mgh हो जाएगा आपके पास l1 प्लस sin थीटा। ये हो जाएगी p पॉइंट पे एनर्जी। ठीक है, तो vp² भी निकालना है अभी फ़िलहाल। चलो अभी देखते हैं। और यहाँ पर जो टेंशन है, टेंशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम एनर्जी हमने p पे निकाल दी। अब एनर्जी निकालो पहले तुम किस पे? एनर्जी एट इस पॉइंट पे, o पॉइंट पे। एनर्जी एट o इक्वल टू होगा, यहाँ पर वेलोसिटी है v0 तो हाफ mv0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv0²। और आपको पता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट p इक्वल टू एनर्जी एट o। ठीक है, एनर्जी o पे तो थी हाफ mv0 का स्क्वायर, और p पे एनर्जी थी कितनी? p पे एनर्जी थी आपकी हाफ mvp का स्क्वायर। ठीक है, हाफ mvp का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, प्लस mgl1 प्लस sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आपने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, किसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको? जैसे ये सर्कल था ना, सर्कल पे आपका जो ये पार्टिकल था p पार्टिकल, यहाँ पे इस पर यहाँ पर लग रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और टेंशन भी लगेगी। ठीक है, तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और टेंशन है आपके पास, ठीक है, और एक और फोर्स लगेगी इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा टेंशन प्लस एक और फोर्स लगेगी इसमें अंदर। ठीक है, तो कौन सी फोर्स होगी वो आप देखें इसमें। वेट लगेगा, वेट लगेगा। यहाँ पर एंगल दे रखा था उन्होंने, क्वेश्चन में देखेंगे आप, एंगल दे रखा है उसने थीटा। ठीक है, नीचे तो आपका mg है, और यहाँ से आपका ये पार्टिकल इधर जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल इधर जाएगा, और यहाँ से हम इसको पीछे ड्रॉ करें। ठीक है, ये थीटा एंगल था, तो एक एंगल और होना चाहिए यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पर इस एंगल को क्या माने आप? यहाँ पे सपोज़ ये सीधा ले लिया हमने एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा इसके, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और उसके बाद ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब ये mg होगा तो ये mg cos थीटा होगा। ठीक है, और इधर लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, तो इधर आएगा आपका mg sin थीटा t प्लस, और t की वैल्यू तो 0 है,
और एम वी पी का स्क्वायर आएगा वी पी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पर आएगा एम जी साइन थीटा। टी यहाँ पर 0 आ जाएगा, टी आपका 0 आ जाएगा क्योंकि जो टेंशन है वो मैक्सिमम स्टेज पे है उधर, ठीक है। एम से एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो वी पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, वी पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जी एल साइन थीटा, ठीक है। ये वी पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको सेकंड बना दो, ठीक है। इसको सेकंड वाली को यूज़ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट में यूज़ कर दो इसको। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ना आपकी थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी। वी पी स्क्वायर कितना आया था आपके पास अभी, जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ पर है आपके पास एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आपको वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, द टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा रेशियो निकालना है आपको ना। तो आपको उसकी वैल्यू तो पता ही है वी पी स्क्वायर की, आपको निकालना होगा अब वी नॉट निकालना पड़ेगा। देखो एम से एम तो यहाँ कट जाएगा हर जगह, ठीक है। और 2 की बात करें तो 2 को भी आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके काट सकते हैं। इस 2 को एलसीएम लेके काट दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जी एल तो आपका कॉमन आ जाएगा, जी एल तो कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वी नॉट स्क्वायर, आपको मिल जाएगा जी एल साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है। यानी कि 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। वी नॉट का स्क्वायर कितना आया, जी एल, वी नॉट का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी नॉट का स्क्वायर आया जी एल 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना था, वी एफ द बॉब एट पी और 2 वी नॉट, ठीक है। तो वी पी अपॉन वी ओ का रेशियो निकालना है। तो पहले आप वी पी अपॉन वी ओ स्क्वायर का रेशियो निकालो, इसकी वैल्यू है जी एल साइन थीटा, और नीचे वी ओ स्क्वायर की वैल्यू है जी एल 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। ये है, और यहाँ पर वी पी अपॉन वी ओ इक्वल टू आ जाएगा, जी एल से जी एल तो कट जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 प्लस 3 साइन थीटा। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। वी पी अपॉन वी ओ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, हो गया ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा आउटपुट निकालना है हमने, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये है आपका, और कौन सा था यार, ये एक तो और गेट होता है, ऐसा होता है और गेट, बट यहाँ पर नॉर होगा, ये नॉर, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार आ जाएगा यहाँ से, और ये है आपका, ऐसे होता है आपका एंड गेट, ठीक है। बट यहाँ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नैंड गेट है, नैंड गेट। और नैंड गेट में आता है आपके पास ए डॉट बी का मॉड, ठीक है। इसके बाद ये आपका एंड गेट, एंड गेट में दोनों प्रोडक्ट निकल के बाहर आता है, ठीक है। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको यहाँ पर आपने डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ कि ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई में, इसके बाद आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको इसको डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा से लगाना है आपने इसमें। वैसे इन दोनों को प्लस करके एक बार इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इसमें आप डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा से लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो सर्किट काम कर रहा है वो नॉर गेट, ठीक है, नॉर बोलेंगे ना इसको, तो नॉर गेट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, देन एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, एक्सप्रेशन निकालना है हमें, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, ई नॉट है, ये आपका ई नॉट है 60, और स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है। तो बी नॉट इक्वल टू होगा ई नॉट बाय सी, ई नॉट की वैल्यू है 60 और सी की वैल्यू है 3 × 10 की पावर माइनस 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। 8 से ये कट जाएगा 7 जा और 3 2 जा हो जाएगा, तो यानी कि बी नॉट आपके पास आ गया 2 × 10 की पावर -7, ठीक है। बी नॉट इतना आ गया, और 2 × 10 की पावर -7 आपको दिख रहा है 2 ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, मतलब जो आपकी वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। प्रोपोगेट कहाँ कर रही है वेव, एक्स एक्सिस में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे, आपका जेड एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कौन सी एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। बी वाई होना चाहिए, ठीक है, बी वाई, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद है 10th क्वेश्चन कि अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास दे दिया उसने 0.5 kg, और क्या क्या दे रखा देखते हैं। 0.5 kg को उसने ड्रॉप किया है, ठीक है। कहाँ से ड्रॉप किया ज़रा पढ़ो ज़रा, इसमें मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ, फ़ोटोशॉप चल रखा है, ठीक है। तो बताओ ज़रा, हाँ 0.5 kg का एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया है हाइट से, हाइट ऑफ 40 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है 40 मीटर, ओके। और क्या क्या दे रखा है भाई, बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, अब 10 मीटर, अच्छा हाइट 1 हाइट 2 10 मीटर, ओके। उसके बाद क्या दे रखा, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज़, अच्छा इम्पल्स कितना लगा, तो हाइट जब 40 मीटर की हाइट से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो स्पीड कितनी स्पीड से, उसकी जो स्पीड रहेगी नीचे स्पीड रहेगी वो रहेगी आपकी √2gh1, ठीक है। यानी कि √2 × 9.8 × 40, और यहाँ से आप मल्टी 10 से 10 कट जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 4 का √ भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले पॉइंट से 0 कट जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, और 2 × 49 × 2 होता है, तो 2 2 जा 4, 2 एक और बाहर आ जाएगा 4, और × 7 4 7 28 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी स्पीड है। उसके बाद जो इसकी अगली स्पीड है वो कितनी है, 2gh2 आएगा, ठीक है। यानी कि 2 × 9.8 × 10, और 10 से ये पॉइंट कट जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 × 49 लिख सकते हैं इसको, 4 का √2 × 7 × 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बट माइनस में लेंगे, ठीक है, एक स्पीड की माइनस रहेगी। तो इम्पल्स अगर हम निकालें तो इम्पल्स का फार्मूला होता है मास, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, या डेल पी लिख सकते हैं आप सीधा, आपको लिखना चाहते हैं आप अगर, तो यहाँ पर इसको डेल पी लिख सकते हैं। थोड़ा ही इरेज़र मेरा जरा रबड़ ख़राब हो गया है तो इसको मैं रबड़ को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो डेल पी आएगा, ठीक है, मास v - u, v की वैल्यू कितनी थी, मास था आपका 0.5, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी आपकी -14, ठीक है। और उसके बाद है आपकी 28 जो इनिशियल स्पीड है, तो 0.5 -14 -28 को प्लस कर दो आप, 4 8 12, 2 3 1 42 इंटू यहाँ हाफ हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 26, आई थिंक 26 मिल जाएगा क्या, 4 8 12 हो रहा है ना, 2 3 4 42 का आधा 21 आएगा, 21 न्यूटन सेकंड, ठीक है। 21 न्यूटन सेकंड एक जगह है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक ये सर्किट दे रखा है, ठीक है। इस सर्किट को पहले मैं इधर बना लेता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है ना। यहाँ पर एक सर्किट है, करंट जा रहा है आई, और उसके बाद यहाँ पर हेनरी है कुछ, इसका मतलब ये इंडक्टर है, ठीक है। और उसके बाद 5 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है। फिर क्या 2 ओम है, 2 ओम है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी पार्ट है, और यहाँ ए पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला इसमें किरचॉफ रूल लगेगा, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हेनरी कितना हेनरी था, ये 1 हेनरी। और यहाँ पर ईएमएफ होता है -L/di/dt, तो di/dt चाहिए हमें, और यहाँ दे रखा है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। जो करंट है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, 1 एम्पेयर से। आई की वैल्यू भी दे रखी है 2 एम्पेयर। निकालना क्या है, VA - VB, निकालना क्या है, VA - VB, ठीक है, ये निकालना है। आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पेयर, ओके। तो इसमें किरचॉफ्स
किरचॉफ्स करंट रूल लग जाएगा या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगेगा, ठीक है। VA प्लस यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, ठीक है, V1, उसके बाद यहाँ से -5 हो जाएगा क्योंकि एरो निकल रहा है नेगेटिव से, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा -2I इक्वल टू VB, ये लगेगा फार्मूला, ठीक है। और जो ये V1 है ना आपका, ये V1 -L/dI/dt से निकलेगा और dI/dt दे रखा है 1 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। कितना दे रखा है 1, और L भी 1 है तो ये 1 × 1 -1 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू आपको मिल गई -1, यहाँ -5 है, -2 इन I की वैल्यू है 2, यहाँ पर VB आ जाएगा, यहाँ VA, ठीक है। VB आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, VB माइनस VA आ जाएगा, VA माइनस VB, ठीक है। तो VA माइनस VB इज़ इक्वल्स टू -1 -5 -6 हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके ये 6 + 4 हो जाएगा, 6 + 4 10 वोल्ट आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो 10 वोल्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पेयर का करंट है, फ्लो हो रहा है थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियाई 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी। अच्छा, तो 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है 2 कॉइल में, ठीक है, जिनका रेडियस का रेशियो दे रखा है आपको 1:2, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट्स का अगर रेशियो आप निकालें तो आपको मिल जाएगा I1/I2। मैग्नेटिक मोमेंट्स का फार्मूला होता है सिंपल आपका I × एरिया, I से I कट जाएगा क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा πr1² πr2², पाई से पाई कट जाएगा। r1 r2 की वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कि आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। इन अ सर्टेन कैमरा कम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कन्वेक्स लेंस आर अरेंज एक्सली इन कॉन्टैक्ट, देन द पावर ऑफ द कम्बिनेशन and the total magnification in comparison to the power P and magnification M for each lens is। देखो 4 लेंस है कि कितने लेंस है हमारे पास, 4 लेंस है, ठीक है। एक लेंस की पावर P है, अगर हमने उसको एक्चुअली जोड़ा तो उसकी टोटल पावर हो जाएगी 4P, ऐड हो जाती है पावर, ठीक है। अगर इसकी मैग्नीफिकेशन M है, इसकी मैग्नीफिकेशन M है, इसकी मैग्नीफिकेशन M है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा M × M × M × M, यानी कि M की पावर 4, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर है, 4P और M की पावर 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की थोड़ी ज़रूरत होगी, बट कैलकुलेटर आप वहाँ यूज़ मत करना, क्योंकि करने अलाउड भी नहीं होता वैसे तो, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है कितना 30 लीटर, ठीक है। हैज़ 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनिशियल मोल्स जो हैं उसके, इनिशियल मोल्स जो हैं वो कितने हैं 18.2 मोल्स, ठीक है। तो इनिशियल मास निकाल देंगे हम। इनिशियल मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास है 32, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का। तो 18.2 को 32 से इंटू कर दो, 32 से इंटू करो तो आपको मिल जाएगा 582.4 ग्राम, ये इनिशियल मास है। फिर देखा है आफ्टर सम ऑक्सीजन इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, इट्स गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 atm एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कि 300 दे रखा है, हाँ 300 केल्विन, ठीक है। और आपको दे रखा है कि जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर आपका 11 atm है, ठीक है। और गेज प्रेशर इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको पास आ जाएगा 11 + P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा आपके पास 11 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm है, तो 1 + 11 12 atm आ जाएगा, ठीक है। और atm की वैल्यू है आपके पास 1.01 × 10⁵, ठीक है। 1.01 × 10⁵ आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये प्रेशर है आपके पास, ठीक है। अब हम लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ठीक है। इसमें भी हम N की वैल्यू को खोल देंगे। N की वैल्यू होगी गिवन मास, यानी कि फाइनल मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो 32 है और R की वैल्यू है 8.314 और 813 यहाँ पर 100/12 दे रखी है उसकी वैल्यू, ठीक है। 100/12 दे रखी है, तो इसको मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ से। मिट जा भाई मिट जा, मिटने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, कोई बात नहीं,
फिर भी हम चला लेंगे काम। 100/12 आ जाएगा, यहाँ 300 है। और p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू है 12 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। और वॉल्यूम आपको दे रखा है शायद 30 लीटर दे रखा है, ठीक है। 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 यहाँ 100, 30 10 जा 300 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁵ भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो आप, 10⁵ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी 10⁵3, ओके। और 10⁵3 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 10⁵2, फिर मिल जाएगा 12 इंटू 101 इंटू 12 इंटू 32, ये आपके पास आ जाएगा। और 10⁵2 तो एडजस्ट हो ही गया, तो ये आपके पास आएगा केजी में, ठीक है, केजी में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12 तो 144 होता है, और 101 इंटू 32 कर दो, ठीक है, 101 इंटू 32, तो आपको मिल जाएगा 3232। इसको मल्टीप्लाई कर दो 144 से, तो आपको मिल जाएगा 465 408, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको केजी में, आपको ये मिलेगा, सॉरी ग्राम में मिलेगा शायद, क्या ग्राम में मिलेगा, केजी मिलेगा। 1000 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 408, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ तो मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 32 हमने ग्राम में लिया ना, ग्राम पर मोल, तो ग्राम में आएगा, हाँ ग्राम में। तो 1000 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 465.408, ठीक है, ये ग्राम में आएगा। यहाँ पर जो केल्विन की, देखो आर की यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये ग्राम पर मोल में है, तो पर मोल तो कट गया, यहाँ ग्राम था, तो 1000 आएगा, 1000 से डिवाइड होगा वो, ठीक है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड इसको करना था, ठीक है, 1000 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने आर की वैल्यू क्या ली 8.314, ये आपका रहता है केल्विन केजी पर मोल में, ठीक है। अगर हम इसको लेते ग्राम पर मोल में तो 8.314 इंटू 10⁵3 केल्विन ग्राम पर मोल आता है। तो 1000 से वही 1000 आपका इसको डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 465.408, ठीक है, ये है आपका फाइनल मास, ठीक है ना। उसके बाद आपका इनिशियल मास था 582.4, इनिशियल मास कितना था 582.4, इससे आप 465 को माइनस कर दो, तो जो मास आपका रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन गैस को निकाला है बाहर, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 582.4 माइनस 465, तो आपको मिल जाएगा 117.4 ग्राम, ठीक है। 117 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 116, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.117 केजी मिलेगा, ठीक है, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। और 0.116 आपके पास इसमें क्लोज आंसर है, सबसे क्लोज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, बट सबसे क्लोज इसका आंसर यही है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास t = x² + x, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज़। तो t की वैल्यू आपको दे रखी है x² + x। अब आपने x की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस सबसे बढ़िया आप क्या करो, dt/dx कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, आपको मिल जाएगा 2x + 1, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इसको उल्टा कर दो, dx/dt आपके पास आ जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, 2x + 1 की पावर -1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा d2x/dt2 = -1 2x + 1 की पावर -1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ से आप जब 2x का 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, बट 2x का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो आपका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो -2 इंटू dx/dt, और ये नीचे आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx/dt, ठीक है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो, आपके पास है dt/dx 2x + 1, इसका मतलब ये है कि dx/dt हो जाएगा 1/2x + 1, 1/2x + 1, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है d2x/dt2 ही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, तो एक्सेलरेशन होगा -2/2x + 1
और dx/dt हो जाएगा 1/2x + 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा -2/2x + 1 की पावर 3, ठीक है। तो -2/2x + 1 की पावर 2x + 1 की पावर 3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है टू एन AC पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। देखो 220 वोल्ट जो भी ये गिवन वोल्टेज रहता है वो आपका VRMS रहता है, ठीक है, RMS वोल्टेज, क्योंकि वही आपका कांस्टेंट रहता है। एट 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी भी दे दी उसने 50 हर्ट्ज़, ठीक है। और क्या दे दिया उसने, रजिस्टर ऑफ 20 ओम, रजिस्टर भी दे दिया उसने 20 ओम, ठीक है। और दे दिया उसने, उसके बाद दे दिया कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45। इंडक्टर का रिएक्टेंस है 45 और कैपेसिटर का है 25, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे रखा है उसने, इन द सर्किट फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज कॉरस्पॉन्डिंग करंट। अच्छा, करंट भी निकालना है, फेज एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो करंट का सिंपल सा फार्मूला होता है V/VRMS/Z इम्पिडेंस, ठीक है। तो VRMS तो 220 वोल्ट है और इम्पिडेंस निकालोगे R² + XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर से। तो 220 ऊपर है और नीचे है R का स्क्वायर, R है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस XL माइनस XC, इससे माइनस कर देंगे आप 45, 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ठीक है। तो I की वैल्यू हो जाएगी 220/400 + 400 800 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 200 का तो 10 हो जाएगा बाहर और 2√2 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 11 जा 11/√2, 11/√2 आपके पास क्या आएगी I की वैल्यू। उसके बाद आप रेशनलाइज कर सकते हो इसको, तो आपको मिल जाएगा 11 × 1.414/√2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1.414 है ना, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ठीक है। 11 × 1.414, अच्छा इसको ये आ रहा डिवाइड इंटू करके आ रहा है आपके पास 15 पॉइंट कितना आ रहा है भाई 554। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 14, 15 बजा 2 7 14, उसके बाद 15 बजा 2, तो ये आ गया 7.8 एम्पेयर। मैंने देखा भी था 7.8 एम्पेयर। 7.8 एम्पेयर आपके दो ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपने फेज़ एंगल निकालना होगा अब। तो tan⁵ फेज़ एंगल इक्वल टू होता है XL माइनस XC/R, और XL माइनस XC आपका 20 आ रहा था, R की वैल्यू भी 20 है, 20 से 20 कट गया 1 आ गया, और 1 होता है tan⁵ 45 डिग्री में, ठीक है। तो 45 डिग्री और 7.8 एम्पेयर इसका आंसर है सेकंड वाला, ओके। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, what will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence। external influence नहीं होना चाहिए उसमें। तो external influence जब तक नहीं होता है तब तक आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है इसमें। अज्यूम द सन टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड दे रखा है आपको 27 डेज़, ठीक है। T2 निकालना है आपने, ठीक है। और जो I1 है, I का फार्मूला जो होता है आपका mr² होता है, ठीक है। और रेडियस आपका ट्वाइस हो गया है, सन वर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस, ठीक है। तो I1 तो आपका mr² है, बट जो I2 है वो कितना होगा m2r का स्क्वायर, यानी कि 4mr²। तो I1/I2 की वैल्यू आपको साफ नज़र आ रही होगी, ये I1 हो जाएगा। तो I1/I2 आएगा आपके पास 4/1, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी है 4 है ना, 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आपको मिल जाएगा I1/ω1 इक्वल्स टू I2/ω2, ठीक है। और I1/I2 की वैल्यू आपको पता है, ω2/ω1 आपको निकालना होगा। I1/I2 कितना है 1/4, ω2 होगा आपके पास 2π/T2, ω1 होगा 2π/T1, 2π से 2π कैंसिल, T1/T2, T1 है 27, T2 है आपके पास नथिंग, हमें पता निकालना है उसको। तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 27, जो कि हो जाएगा 108 डेज़, अर्थ डेज़, ठीक है। 108 आपके पास 4th वाले ऑप्शन में 108, ये एम्बुलेंस वाला वो नहीं है, ये 108 अर्थ डेज़ है, ठीक है।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 18th क्वेश्चन है, अ मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is nh by e, where n is an integer, h is Planck's constant, and e is the this. According to the Bohr model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state. lowest energy state का मतलब है n हमें 1 लेना है, ठीक है। और उसने दे रखा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है शायद, हाँ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट इज nh by e, ठीक है। फ्लक्स कितना है, NH बाय ई है। एन की वैल्यू हमने क्या लेनी है, एन की वैल्यू हमने लेनी है क्या 1, ठीक है। और फ्लक्स ये हो गया, और फ्लक्स का फार्मूला होता है बी इंटू एरिया, ठीक है। तो बी और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच बाई ई भी आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। और मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है आई इंटू एरिया स्क्वायर, सॉरी आई इंटू एरिया, और आई जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है एच अपॉन ई बी, ठीक है। और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। वी ऊपर चल जाएगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एच अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू देखो, वी तो ऊपर चले गया, ठीक है, बट आर की वैल्यू होती है एम वी बाई क्यू बी। क्यू है आपका ई, ठीक है, तो बी हो जाएगा। तो बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद वी से वी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एच ओवर ई एच ओवर मिल जाएगा 2 पाई एम, ठीक है। तो ये है आपका क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ई एच ओवर 2 पाई एम, हाँ ई एच ओवर 2 पाई एम, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, आपके सामने 3T है, यहाँ पर T है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास टेम्परेचर 3T, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास है 2K, ठीक है। और उसके बाद K है, फिर 2K है, ठीक है। यहाँ पर K है, उसके बाद 2K है, और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर है T, ठीक है। और बीच में है T1, यहाँ पर है T2, ठीक है। तो आपने सिंपली एक फार्मूला लगाना है। यहाँ पर फार्मूला होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ इक्वल्स टू के ए डेल टेम्परेचर अपॉन लेंथ, ठीक है। लेंथ तो आपकी सेम है हर जगह, यहाँ पर दे रखा है आपको जो लेंथ है, यहाँ पर आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स। आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स मतलब लेंथ सेम है आपकी, लेंथ क्या है, सेम है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है। किसमें, सीरीज़ में, ठीक है। तो यानी कि 2K, एरिया भी सेम रहेगा, 2T1 3T माइनस T1 इक्वल्स टू, यहाँ पर K की वैल्यू K है, तो K T1 माइनस T2 इक्वल टू 2K T2 माइनस T, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो K से K यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, K से K यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 6T माइनस 2T1 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2T2 माइनस T2T हो जाएगा, यहाँ पे 2T हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन बनानी है, इसको इसके इक्वल रखना है और इसको इसके इक्वल रखना है, ठीक है। आपने निकालना क्या है, T1 बाई T2 निकालना है। तो T1 बाई T2 आपने इसको, मतलब T को आपने T1 में कन्वर्ट करना है या T2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे 6T माइनस 2T1 इक्वल्स टू हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ से आप 6T माइनस 2T1 इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से T1 को आप प्लस भी कर सकते थे, ये हो जाएगा 3T1 हो जाएगा। 6T इक्वल्स टू 3T1 माइनस T2, 2 माइनस T2 रहेगा, हाँ सर, ये बना दो फर्स्ट इक्वेशन। और इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2T2 माइनस 2T, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2T2 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस 3T2, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 2T। अब 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनस 6T, और यहाँ मिल जाएगा 9T2 और 3T1, ठीक है। अब 6T की वैल्यू, क्योंकि T1 माइनस 3T1 माइनस T2 है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3T1 माइनस T2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ मिल जाएगा 3T1 माइनस 9T2, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके माइनस इधर आके 6T1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा T2 प्लस 9T2, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 6T1 इक्वल्स टू 10T2, ठीक है। T1 बाई T2 आपके पास आ जाएगा
10/6 यानी कि 2 5 या 2 3 या 5/3 आपके पास आंसर है, 5/3। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो गया है प्रोसेस, देखो कितना लंबा था, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगाना पड़ रहा है, तो बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था बट लेंथी था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, टू स्लैब्स आर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स k1 and k2 विद थिकनेस 3/8 d and d/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. जब उसके बीच में कुछ नहीं था तब से जो कैपेसिटेंस है वो आपका क्या हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है। मतलब जो पहला कैपेसिटेंस था वो था आपके पास एप्सिलॉन नॉट A/d, सिंपल ये कैपेसिटर है। बट अब इस कैपेसिटर में 2 प्लेट्स डाल चुकी हैं। ठीक है, 2 प्लेट्स आपकी आ चुकी हैं, एक है आपका K1 और एक है आपका K2। ठीक है, जो K1 है उसकी विड्थ है 3d/8, 3d/8। ठीक है, और दूसरे वाले की है d/2। ठीक है, तो आपने C2 निकालना है और C2 आपका 2C1 है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो C2 इक्वल्स टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका D1 है ना, तो D माइनस D1 माइनस D2 प्लस T ओवर K1 प्लस T1 ओवर K1। उसके बाद यहाँ पर D माइनस T1 कर लो, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको D2 लिखा है ना, तो D माइनस T1 और D माइनस T2 कर लो, T2 अपॉन K2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू है 2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है ना, इसको साथ में चल रहे हैं, देखो इस इक्वेशन को लेके हम साथ में चल रहे हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A से कट जाएगा ये। ठीक है, और D ने भी कटना है वैसे लास्ट में, बट इसको अभी हम स्पेयर रखते हैं, इधर 2 अपॉन D बचा ना, D को नहीं काटा मैंने अभी फ़िलहाल, अभी कटना तो है इसने वैसे, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा D माइनस, देखो पहले वाली थिकनेस कितनी है 3d/8, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसको D माइनस 3d/8 और दूसरी वाली है d/2 है ना। ठीक है, तो और दूसरी यहाँ पहली थिकनेस है 3d/8, 8k1 हो जाएगा प्लस d/2 k2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो पहले। ठीक है, और एक चीज़ और दे रखी है इसने कि K1 इक्वल टू 1.25 K2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, K1 निकालना है, तो K2 इक्वल्स टू हो जाएगा K1 ओवर 1.25, यानी कि आप इसको मान सकते हैं ऊपर 100 K1 अपॉन नीचे 125, तो 25 5 जा और 25 4 जा, तो K2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4K1/5, 4K1/5। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व कर दो, D यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, D हर जगह से कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 3 और 4, 8 एलसीएम ले लो इसमें से, तो 8 एलसीएम ले लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 3। ठीक है, 4 जा 4 आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद D तो कॉमन ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3/8 K1। ठीक है, और K2 की वैल्यू है आपके पास, K2 की वैल्यू है आपके पास 4K1/5। ठीक है, K2 की वैल्यू कितनी है 4K1/5, 5 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2/D, D से D कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 1/8 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास K1 आप कॉमन ले सकते हो, K1 और 8 तो आ रहा है, 8K1 आप कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो। ठीक है, 8K1 आपका एलसीएम आ गया और यहाँ पर 3 + 5 भी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कट भी सकता है, बट इसको मैं काटूंगा नहीं क्योंकि 1/8 को कॉमन ले लो, 8 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/8, 8K1 आएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा K1 + 8। ठीक है, एलसीएम लोगे जब, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ देखो K1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, यहाँ K1 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, नीचे ही मल्टीप्लाई करी, तब एलसीएम 8K1 आ गया और K1 + 8 हो गया नीचे, ऊपर 8K1 और फिर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 8K1 इक्वल्स टू 2K1 + 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6K1 इक्वल्स टू 16, तो K1 की वैल्यू आ जाएगी 16/6 यानी कि 2 8 जा 16, 2 3 जा 8/3 आपको मिल जाएगा 2.66। ठीक है, K1 की वैल्यू है आपकी 2.66, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी T मिनट। देखो T मिनट में 2 सिटीज़ है ना, X और Y,
टी मिनट बाद जो टी मिनट में वो जो बस सर्विस है वो पहुंच जाती है यहाँ से, हर टी मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाती है। और सपोज़ की वेलोसिटी v है, तो जो टोटल डिस्टेंस है ना x और y के बीच में वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, vt हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अ गर्ल इज़ ड्राइविंग स्कूटी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन x to y, नोटिस दैट बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। देखो, एक जो बच्ची है वो साइकिल चला रही है, ठीक है, साइकिल चला रही है। जब वो साइकिल चलाती है तो जो बस है वो उसको 30 मिनट में क्रॉस कर देती है। बस की स्पीड v है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर। स्कूटी, अच्छा बस सॉरी साइकिल नहीं है, स्कूटी है। हाँ, स्कूटी चल सकती है ना, इतनी स्पीड से साइकिल कहाँ चलेगी। तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होता है स्पीड, स्पीड होगी v माइनस 60 रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या हो रहा है एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम है वो कितना लगता है 10 मिनट्स, और डिस्टेंस आपका सेम है बट, ठीक है। और v माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ तो v माइनस 60 रहेगा, v प्लस 60 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जो स्कूटी है और बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आएगा, इसमें आ जाएगा माइनस। अब बताना है हमें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बस। बस की स्पीड निकालनी है और पीरियड निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब दोनों को इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो 60 60 कटेगा बट टाइम नहीं निकलेगा, तो डिवाइड करना सबसे बढ़िया। ठीक है, तो क्या करना, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट को अगर डिवाइड करोगे तो 30 नीचे जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और v माइनस 60 अपॉन v प्लस 60। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 180 आ जाएगा, और उसके बाद v प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 3v से v माइनस करेंगे तो 2v आ जाएगा, और 180 प्लस 60 240 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 120 आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो टाइम निकालने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 15 मिनट फिर भी निकाल देते हैं। v की वैल्यू जब 120 है तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, 120 माइनस 60 आपको मिल जाएगा 60, 120 इंटू टी अपॉन 30, 0 0 कट जाएगा, 3 4 जा और 4 60 जा 15 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 15 मिनट्स आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो ऐसे हुआ है ये सब क्वेश्चन, तो ये आंसर सही है इसका, फोर्थ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। A uniform rod of mass 20 kg, length 5 मीटर, leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 डिग्री with it। ठीक है, तो एक रॉड है जिसका मास 20 kg है। ठीक है, उसको एक वॉल के साथ लीन कराया गया है 60 डिग्री में। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज़। जो फ्रिक्शनल फोर्स रॉड लगाएगी यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स वो कितनी होगी। ठीक है, और जी की वैल्यू यहाँ पर अच्छी बात है 10 दे रखी है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है, देखो टॉर्क लगेंगे यहाँ पे, बीच में लगेगा टॉर्क mg की वजह से, ये एंगल 60 है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल 30 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो आपकी l है, तो बीच पे लग रहा है एक। बीच में आपका क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास है ना, इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वजह से एक टॉर्क लग रहा है, और यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, एन की वजह से, नॉर्मल की वजह से, और नॉर्मल रिएक्शन ये mg के बराबर होगा, और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल लेना है। तो जो ये ए पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट ए है, तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल्स टू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर जो बी पॉइंट पे है टॉर्क, बी पॉइंट पे जो टॉर्क है वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा n इंटू साइन, देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF sin थीटा। ठीक है, तो साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो यहाँ पर टॉर्क है बीच में सेंटर ऑफ मास में, वो हो जाएगा आपका mg इंटू l/2, लेंथ हो जाएगी l/2, और यहाँ पर लेंथ भी लेनी पड़ेगी, l लेनी पड़ेगी लेंथ इधर। ठीक है, इधर l/2, और साइन आ जाएगा 60, और प्लस b पॉइंट पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा FSL साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको FS निकालना है, तो FS को तो एक साइड रहने दो, L से L कैंसिल कर दो, यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू mg के बराबर है, mg और जो साइन 60 होता है √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ mg यहाँ पर भी साइन 60 है, तो mg √3/4 हो जाएगा, यहाँ पर √3/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ FS साइन 30 तो हाफ होता है। ठीक है, तो FS/2 आ गया।
इसको फिर इधर ले जा सकते हो आप, ठीक है। और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि एलसीएम सेम आ जाए, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2mg√3 हो जाएगा, माइनस mg√3 अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ fs/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ एलसीएम ले लेना, mg कॉमन ले लेना, 2√3 माइनस √3 आपके पास √3 आ जाएगा, इक्वल टू fs/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा। उसके बाद mg आपको निकालना है, तो m की वैल्यू है 20, g की वैल्यू 10 लेनी है, यहाँ √3 आ जाएगा, और इधर fs है, नीचे 2 है आपके पास, 2 10 जा 20, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ जाएगी 100√3 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ जाएगी 100√3 न्यूटन, जो कि है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। 23 क्वेश्चन में दे रखा है कि एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, अ स्प्रिंग इज़ कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिल्ड विथ सैंड। स्प्रिंग को एक बॉक्स से कनेक्ट कर रखा है हमने, जो ये स्प्रिंग है आपकी, स्प्रिंग को आपने एक बॉक्स से कनेक्ट कर रखा है, इसमें आपका सैंड है, ठीक है। और यहाँ से ये आगे लिखा हुआ है कि सैंड लीक हो रहा है सैंड, ठीक है। वर्टिकली सो दैट द एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम। जो एम्पलीट्यूड है और जो आपका फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्केमेटिकली डिपिक्ट्स द चेंजेस करेक्टली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का देखो सिंपल सा फार्मूला होता है √k/m, और जैसे कि सैंड लीक हो रही है तो मास घट रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। ओमेगा देखो इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और इसमें घट रहा है, तो ये गलत हो गया, इसमें भी बढ़ रहा है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब हमने एम्पलीट्यूड देखना है, यहाँ एम्पलीट्यूड लिखा है सब में, ठीक है। नीचे वाला जो ग्राफ है ए लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा सही से, नीचे ए है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा देखो, एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है ½ k² = एनर्जी होती है, आपको पता होगा। टोटल एनर्जी से SSM में कितनी होती है, ½ k²। तो a² आपका एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी घट रही है तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट है, गलत हो गया। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, गलत हो गया। एम्पलीट्यूड घट रहा है, बट ये तो ऊपर वाला इसका फ्रीक्वेंसी भी इसमें घट रही थी, तो गलत हो गया। इसमें एम्पलीट्यूड घट रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये सही है, सेकंड वाला इसका सही था आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। 24 क्वेश्चन है, बैलून इज़ मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S, इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट दिस, ठीक है। व्हेन द गैस इज़ अलाउड इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम दिस इफ़ द स्पीड VR ऑफ द दिस इज S सरफेस टेंशन है, A एरिया है, और रो इसकी डेंसिटी है, शायद रो है डेंसिटी, R क्या है इसका, चेंजेस फ्रॉम R to 0 इट्स रेडियस, R रेडियस है, ठीक है। और T क्या है यहाँ पर, T जो है टाइम है, इन टाइम T, ठीक है। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास S की पावर अल्फ़ा, और बीटा किसकी पावर है, A की, एरिया की पावर बीटा है, ठीक है। डेंसिटी की पावर गामा है, और उसके बाद R की पावर डेल है, ठीक है। यहाँ पर टाइम का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 L0 T1, ठीक है। S यहाँ सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन होता है mt-2, इसकी पावर अल्फ़ा, और एरिया का यहाँ पर होता है डायमेंशन फार्मूला L² की पावर बीटा, और डेंसिटी का होता है ml की पावर -3 की पावर यहाँ पर गामा हो जाएगी। R है आपका क्या है, रेडियस, तो इसका L हो जाएगा, L की पावर डेल हो जाएगी, ठीक है। तो m0 L0 T1 इज़ इक्वल्स टू m की पावर हो जाएगी, यहाँ पर देखो अल्फ़ा इधर है, इधर गामा है, तो अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। L की पावर है आपके पास 2 बीटा, यहाँ पर है -3 गामा, और यहाँ पर हो जाएगा डेल, ठीक है। और T की पावर हो जाएगी -2 अल्फ़ा, और T की पावर और कहीं है नहीं, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो -2 अल्फ़ा आपका -1 के बराबर होगा, -1 = -2 अल्फ़ा, -1 कट जाएगा, अल्फ़ा की पावर हो जाएगी ½ ठीक है। अब हम अल्फ़ा प्लस गामा यहाँ से कर देंगे, अल्फ़ा प्लस गामा इज़ इक्वल्स टू 0, तो ½ प्लस गामा इक्वल्स टू 0, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी -½ ठीक है। तो गामा की वैल्यू हो गई -½ ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखेगा गामा की वैल्यू -½ अल्फ़ा की वैल्यू है +½ तो ये गलत हो गया, और अल्फ़ा की वैल्यू ½ है, गामा की वैल्यू -½ है, गलत हो गया, ठीक है। तो गामा आपका क्या था, -½ तो गामा इक्वल टू -½ यहाँ पे है, बट यहाँ पर अल्फ़ा -½ है, ठीक है। यहाँ गामा ½ है, बट अल्फ़ा यहाँ -½ है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पर माइनस साइन था ना, मैंने माइनस से माइनस तो कट जाएगा यार। अच्छा T+1 होगा यहाँ पे, सॉरी ये T की पावर +1 होगी ना,
तो -2 अल्फ़ा इक्वल टू +1 होगा, अल्फ़ा -1 आएगा और गामा प्लस में आ जाएगा। तो अल्फ़ा -12 है और गामा प्लस में, तो ये वाला ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन, यहाँ पर अल्फ़ा -12 है और गामा क्या है +12। ठीक है, तो तीसरा वाला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर या फिर 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। ठीक है, द लीस्ट डिवीज़न इन द मेन स्केल इज़ 0.1 MSD। 1 MSD की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है एंड द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ एट x इक्वल टू 0.1। देखो x इक्वल टू दे रखा 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक है, पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 VSD की वैल्यू निकाल दो। 1 VSD इक्वल टू होगा 9/10 MSD। ठीक है, और लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा MSD माइनस VSD। ठीक है, तो MSD और VSD की वैल्यू हो जाएगी 9/10 MSD। MSD को कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा 1/10 MSD। 10 - 9 1। MSD की वैल्यू है 0.1/10, तो आपको मिल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आपने अगर रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग इक्वल्स टू होगा मेन रीडिंग, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिजिट। ठीक है, जहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ दे रखा है, देखो मेन स्केल रीडिंग है आपकी डायमीटर की 5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5 सेंटीमीटर, और प्लस करना है 0.01 इंटू कितने पे कोइंसाइड हो रहा है, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीज़न इज़ 8। तो यहाँ 8 डाल देना है। बट आपका लीस्ट काउंट भी था इसमें, मतलब 0 एरर भी था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 0 एरर भी आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। 0 एरर कितना था 0.1 का मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, माइनस कर देते हैं 0 एरर। ठीक है, तो माइनस 0.1 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1, तो 5.08 माइनस 0.1 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 का 8 रहेगा, 10 में से 1 गया 9, और ये 4.98 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 4.98 आपको मिल जाएगा थर्ड पार्ट में। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट विद टाइम। द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज़। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है। तो आपके पास एक सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और अगर आप देखें सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/A, तो Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू A। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ε0 d∅dt। ठीक है, d∅dt, और फाई इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे E इंटू एरिया। ठीक है, E इंटू एरिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dQ/dt के बराबर भी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। Q की वैल्यू सिग्मा बाहर आ जाएगी, A बाहर आ जाएगा और सिग्मा अंदर आ जाएगा, d∅dt। तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और d∅dt क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एरिया आपका जो है प्लेट्स में एरिया ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लेट्स के बीच में प्लेट के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो नॉन ज़ीरो रहेगा, बट प्लेट्स में कुछ अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है 0 एट ऑल प्लेसेस तो नहीं होगा, कांस्टेंट बिटवीन द कांस्टेंट मीन रहेगा, नॉन ज़ीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टेड पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। जो बाहर है आपका एरिया वो आपका ज़्यादा है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एरिया ज़्यादा है ना आपका बाहर, तो बाहर जो बाउंड्रीज़ हैं जो कनेक्ट कर रही हैं दोनों प्लेट्स को, वहाँ पर आपका जो है ID की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट आपका एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझ रहे हो। यहाँ अगर छोटा सा सर्कल लूँ मैं तो वहाँ एरिया कम है, तो अंदर एरिया जो है कम है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और लास्ट में लिखा है 0 बिटवीन द, 0 तो होगा ही नहीं ना, तो तीसरा वाला इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इज़ इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73। देखो 1.73 किसकी वैल्यू होती है, √3 की। ठीक है, एट ब्रिस्टर एंगल पे वो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है,
देन उसके बाद हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने सीधा सा फार्मूला अप्लाई करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 10IP, ठीक है। जब भी कोई भी लाइट अगर पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्ट होती इंसिडेंट होती है तो ऐसे चल जाती है सीधा, तो ये भी IP होगा। तो हमने निकालना है IP की वैल्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास √3, ठीक है। √3 होता है आपका 1060, यानी कि IP की वैल्यू आपके पास हो गई 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और लाइट पूरी पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ कम्प्लीटली पोलराइज एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला, 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स A एंड B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्पेयर इज़ Q एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज़ F, ठीक है। 2 चार्जेस हैं जिनके पास चार्ज है Q, इनके बीच में लग रहा है फोर्स F, ठीक है। क्या लग रहा है, F। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर A फर्स्ट। तो एक अनचार्ज स्पेयर है C, ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है 0, ठीक है। तो आपके पास चार्ज मिल जाएगा 0 + Q/2 हो जाएगा इस पर चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है एंड देन विथ B फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, ठीक है। तो दोनों में चार्ज जो है Q/2 हो गया चार्ज टच करने के बाद, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो चार्ज हो जाएगा Q/2 + Q ये हो जाएगा Q/2 + Q, तो 3Q/2 होगा। फिर उसको हाफ़ कर देंगे, कितना चार्ज होगा टोटल 3Q/2, 3Q/4 हो जाएगा। इसमें चार्ज और इसमें चार्ज 3Q/4, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज है Q/2 इसमें। तो क्या लिखना है हमने इसमें, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्पेयर्स A एंड B। तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो F थी, ठीक है। और डिस्टेंस सपोज x है, डिस्टेंस को नहीं छेड़ा हमने, तो F = है Q² KQ²/x², ठीक है। अब नई फोर्स निकालनी है तो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है Q/2 K Q/2 और दूसरा है 3Q/4 और डिस्टेंस आपका वही है x², ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर KQ²/x² × 3/8 हो जाएगा, ठीक है। और KQ²/x² F है आपका, तो 3F/8 हो जाएगा नई फोर्स, ठीक है। 3F/8 आपको दिख जाएगा यहाँ ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 = 2 लीटर, V2 = 3 लीटर, पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। थर्मली इंसुलेट कर रखा है, मतलब चैम्बर्स कंटेन्स N = 5 N2 = 4 मोल्स ऑफ आइडल गैस एट प्रेशर P1 = 1 atm, P2 = 2 atm रिस्पेक्टिवली। व्हेन द पार्टीशन इज़ रिमूव्ड द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ, ठीक है। तो आपने सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, पहले जो एनर्जी रही दोनों पार्टीशन जब था और जब हमने मिक्स किया वो इक्वल होगा, ये मिक्स वाली है, ये एनर्जी फर्स्ट एनर्जी सेकंड एनर्जी दोनों का सम इक्वल होगा एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। और एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला होता है NF/RT, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, NF/RT/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी गैस के लिए। तो N1F1 RT1/2 आ जाएगा प्लस N2F2 R, और यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो RT रहेगा, RT/2 = E मिक्स क्या होगा, N1, ठीक है, N1 × N2 F/RT/2 हो जाएगा, ठीक है। N1 × N2 हो जाएगा, ठीक है। तो N1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखी है, N1 की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स 5 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी निकालनी है किसके लिए, व्हेन द पार्टीशन आइडियल गैस है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, और दूसरा है NRT की जगह तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर P1V1 रख सकते हैं, ठीक है। NRT की जगह क्या रख देंगे, P1V1 रख देंगे, P1V1। और जो F है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम हो जाएगा, ठीक है। F/2 कैंसिल हो जाएगा, P1V1 + P2V2 = यहाँ पर आ जाएगा आपके पास P मिक्सचर का प्रेशर, और यहाँ पर आ जाएगा V1 + V2, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगी कहानी। तो P1 की वैल्यू है आपके पास कितनी है भाई, 1 atm, और V1 है आपके पास 2, 1 × 2 प्लस P2 है 2, V2 कितना है भाई 3, 2 × 3,
पी मिक्स हमें निकालना है और वॉल्यूम आपको प्लस कर देना है 2 + 3, ठीक है। 2 + 2 × 3 6, 6 + 2 8 हो जाएगा और यहाँ पी मिक्स × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पी मिक्स वाला प्रेशर हो जाएगा आपके पास 8/5 यानी 1.6, ठीक है, 1.6 हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर किसी भी पार्टिकल को अगर ओरिजिन में कोई खींच रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होती है mv²/r, mv²/r होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि mvr = nh/2π होता है, ठीक है, nh/2π होता है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, द रेडियस r ऑफ द nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड v द ऑर्बिट ऑन ns। तो r का n के साथ क्या रिश्ता है वो निकालना है। तो v की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे nh/2πmr, ये हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट फोर्स F, अच्छा फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी F के बराबर है, कांस्टेंट फोर्स के बराबर। तो mv²/r है और v की वैल्यू रखनी है यहाँ पे nh/2πmr, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर m रख देना है और n² h²/r, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4π² m²/r², ठीक है। और m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा और r से r यहाँ r³ हो जाएगा, ठीक है। तो r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² आएगा, ठीक है। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻²/3, ठीक है। और हमें पता लगाना है कि जो वेलोसिटी है वो कैसे डिपेंड कर रही है n पे, ठीक है। वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रही है n पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी n पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है, बट r नीचे जा सकता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/r, ठीक है। और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻2/3 के और नीचे r⁻1 है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी r⁻2/3 - 1, तो 2 - 3 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी आएगी r⁻1/3 के प्रोपोर्शनल, ठीक है, 2 - 3 1/3। तो यानी कि वेलोसिटी तो आपकी n⁻1/3 पे डिपेंड कर रही है और r डिपेंड कर रहा है n⁻2/3 पे, तो ये 3 वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट। तो मार्शियन ऑर्बिट का रेडियस को r1 मान लो आप पहले तो। अराउंड द सन इज़ अबाउट 4 टाइम्स द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। मरकरी के ऑर्बिट को आप r2 मान लो, तो r1 = हो जाएगा 4r2। और मार्शियन ईयर का जो टाइम वो है, टाइम पीरियड वो है 687, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन द मरकरी। तो हमें T2 निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है T² डायरेक्टली टू r³, ठीक है। तो T1² / T2² = r1³ / r2 का क्यूब, ठीक है। T1 की वैल्यू है आपकी 687, इसका स्क्वायर, और T2² आपने निकालना है, ठीक है। r1 कैसे निकालेंगे आप, r1 है आपके पास 4r2, इसका क्यूब, ठीक है, r2 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 4 4 16, 16 4 जा 64, तो T2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 64 का 8 हो जाएगा 687 और नीचे आ जाएगा T2, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 687 को आप 8 से डिवाइड करेंगे और पॉइंट में है आपके पास, पॉइंट में तो नहीं है बट हो जाएगा 8 8 जा 64 47 आएगा, 47 से कम होता है 8 5 जा 40 8 6 जा 48, तो 5 आएगा 85, कुछ 85 के पास आसपास 88 है, ठीक है। तो 85 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा आंसर, बट 88 उसके नज़दीक है, इसलिए 88 आंसर होगा। इतनी जल्दी करना था मतलब उसको ना, जल्दी भी तो करना है इसको, ठीक है। फिर 32 क्वेश्चन है 48 न्यूटन बॉडी का वेट है अर्थ पे, ठीक है। mg की वैल्यू कितनी है 48 न्यूटन। उसके बाद बोल रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस। हाइट की वैल्यू दे रखी है 1/3 ऑफ द रेडियस और पता करना है कि इसको फर्स्ट बना दो, ठीक है। तो mg' इक्वल टू होगा mg, ठीक है। पहले तो देखो g' का फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हो तो कर लो, g' इक्वल टू gm/r + h का होल स्क्वायर, ठीक है।
और ये जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा जी डैश की वैल्यू, ठीक है। जी बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर कर दो, इसको हटा दो, तो आपके पास एम से एम कैंसिल तो नहीं होगा, बट यहाँ पर 48 है और आर की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, और नीचे है आर प्लस आर बाय 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 48 आर प्लस आर बाय 3 आ जाएगा आपके पास, नीचे 4r, ठीक है। आर से आर काट भी सकते थे वैसे, ऊपर आर रहेगा 3r हो जाएगा, 3r प्लस आर 4r, तो आर से आर कट जाएगा यहाँ पे, तो 48 इंटू 9/16, 16 2 जो 32, 16 3 48, 3 9 27, 27 डेज़ आ जाएगा, ठीक है। 27 इसका है ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट है, ठीक है। 32 के बाद 33 क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसीस। आर को 8 इक्वल पीसीस में काटा है, ठीक है, 8 इक्वल पीसीस में काटा है। यहाँ पे r/8 सबका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, r/8 r/8 r/8, ठीक है, r/8 r/8। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद ये बोल रहा है कि these two pieces from these two pieces two equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel। पैरेलल में जोड़ा है हमने, इसको पैरेलल में जोड़ा है, इसको भी पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा r/8/4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, यानी कि 4 8 32 हो जाएगा, r/32, इनका भी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा r/32। फिर इनको सीरीज़ में जोड़ दिया वो कह रहा है, ठीक है, 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज़, तो r/32 और r/32 प्लस हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2r/32, यानी कि 16 r/16 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r/16, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n=2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास होती है h=mv, लैम्डा h/mv, ठीक है, और n=2 हमें दे रखा है, ठीक है। तो आपको अगर निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आपको n दे रखा है बस, तो आप क्या करेंगे, mvr = nh/2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 2 है, तो mvr हो जाएगा nh/2, तो mv की वैल्यू निकाल दो आप बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग, अच्छा ऑर्बिट कर रहा है ना, n की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2h/2r हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, h/r आ जाएगा, ठीक है, h/r, h से h कट जाएगा तो r आ जाएगा इसका आंसर, बट r की वैल्यू दे रखी है उसने 0.052, ठीक है। रेडियस निकालना है ना अगर आपको, तो ये फार्मूला यूज़ करना, n² r0, 2 का स्क्वायर इंटू r0 की वैल्यू है 0.052, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 to 8, 4 5 20, 0.208, पाई की वैल्यू है 3.414 इंटू 0.208, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 3.14 इंटू 0.208, तो आपको मिल जाएगा 0.653 ऐसे नैनोमीटर, ठीक है। 0.653 के आसपास आपको मिलेगा 0.67, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा इसका, सेकंड वाला। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। डायपोल मोमेंट कितने दे रखा है, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो θ1 आपका 0 डिग्री है, ठीक है। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इज़ देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, θ2 है आपका 60 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, चेंज निकालना पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगा -PE cos θ2 - cos θ1। P की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁶, E की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁵, ठीक है। cos आपके पास आएगा 60 माइनस cos 30, cos 0 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री तो आपके पास 1 होता है, और 5 4 जो आपके पास 20 हो गया, 20 - 1 10⁻⁻⁻1, cos 60 होता है आपके पास √3/2, ठीक है, माइनस
cos 60 तो हाफ होता है, सॉरी यार, हाफ होगा, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन होगा 0.5, यानी कि माइनस हाफ, 20 × 10⁻⁻1 इंटू माइनस हाफ, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ कट प्लस हो जाएंगे, और 2 10 जा, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 जूल, ठीक है। 1 जूल आपका आंसर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ 36 क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन है आपके पास, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। तो इसको मैं पहले डायग्राम बना देता, थोड़ा सा लंबा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें आपको किरचॉफ रूल यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है? किरचॉफ्स रूल। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। और बीच में जो आपका CD है, CD पोर्शन, यहाँ पे लिखा है कि द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट इज, CD में कितना करंट आपका जा रहा है, ये 2 ओम है और या 4 ओम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, और नीचे है आपका 50 वोल्ट, ठीक है। ये 50 वोल्ट, ठीक है। तो सपोज़ ये करंट जा रहा है यहाँ पे से I, ऊपर जा रहा है करंट I1 और नीचे करंट जा रहा है I2, ठीक है। ये I1 आपका करंट गया आगे, ठीक है। और यहाँ पर करंट कितना गया, सपोज़ यहाँ करंट गया I3, तो यहाँ करंट जाएगा आपके पास I1 माइनस I3, ठीक है। उसके बाद यहाँ करंट जाएगा आपके पास I2 प्लस I1 माइनस I3, और ये टोटल करंट I हो जाएगा, ठीक है, I हो जाएगा। तो आपने किरचॉफ्स रूल लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर किरचॉफ्स रूल लगा दोगे तो यहाँ पर बैटरी तो है नहीं कुछ, तो आपको मिल जाएगा 2I1 या 1I1, ठीक है। 1I1 और माइनस 1I1 माइनस 3I2, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा 3I2, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर देखो आप सेकंड वाले में, तो आपको I3 मिलेगा, I1 मिलेगा, इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी। तो इस वाले लूप, यहाँ पर लूप घुमाऊंगा अगर मैं, तो आपको मिल जाएगा I3 2I3, और उसके बाद आगे एरो जाएगा तो -4I2 प्लस I1 माइनस I3, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा, आगे तो रेजिस्टेंस है नहीं कुछ, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2I3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6I3 हो जाएगा, ठीक है। और -4I2 हो जाएगा यहाँ पे, -4I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और I1 इक्वल टू यहाँ पर से हमें मिला है 3I2, I1 की वैल्यू कितनी है 3I2, तो आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं I1 इक्वल टू 3I2 यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 4 12I2 इक्वल्स टू 0 माइनस 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16I2 इधर, और यहाँ आ जाएगा 6I3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसको भी काट सकते हो आप, 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है। तो I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से 8/3I2। अब I3 8/3I2 है, I1 इक्वल टू 3I2 है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू और I3 की वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर दूँ इसमें, I1 I2 I3 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे I1 को मैं पुट कर देता हूँ 3I2, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन है ना, I1 इक्वल टू 3I2 पुट करा तो मुझे मिल जाएगा -12I2, ठीक है। उसके बाद एक साइड आपके पास यहाँ I2 है तो -4I2 आ गया, ठीक है, -4I2 आ गया, ठीक है। तो और उसके बाद है I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू है आपके पास 8/3I2, बट 0 आएगा मेरे ख्याल से आंसर, बट आ नहीं पाएगा। तो अच्छा, एक ही क्वेश्चन को यूज़ करके हम एक ही क्वेश्चन में नहीं डाल सकते ना, तो हमें एक क्वेश्चन और चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप कौन सा लूप लगाएंगे यहाँ पे, ADBCE इसमें लगा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अप्लाइंग KVL इन लूप ADB और CE, ठीक है, ADB CE कर दो इसको,
ठीक है, तो इसमें लूप लगाएंगे आप, तो आपको दिख रहा है यहाँ से करंट I2 जा रहा है 3 ओम से, यहाँ से करंट जाएगा 3 ओम से, तो 3 इंटू आई टू लिखो सब, 3 इंटू I2, और आगे करंट जा रहा है आपका 4 से I2 प्लस I1 माइनस I3, ठीक है, प्लस 4 से जा रहा है I2 प्लस I1 माइनस I3, ठीक है, इक्वल टू आपके पास जो ये लूप है, मैंने लूप इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है मेरा एरो, तो इसका मतलब 50 वोल्ट आएगा एक साइड, राइट साइड में कितना आ जाएगा 50 प्लस का 50, ठीक है। अगर माइनस से निकल रहा होता तो अलग बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फटाफट से I2, तो आपके पास एज इट इज़ रहने दो उसको। हमें पता है कि I1 की वैल्यू कितनी थी 3I2, तो यहाँ 3I2 रख दो। I3 की वैल्यू कितनी थी 8/3I2 थी, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ फटाफट से, 8/3I2, ठीक है। तो फटाफट से I2 निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर है 3I2 और प्लस करेंगे आप यहाँ पर से 4I2 प्लस 4I2 हो जाएगा, और उसके बाद एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 12 माइनस 8I2, 12I2 माइनस 8I2 अपॉन 3 इक्वल टू 50। 12 माइनस 8 कितना होगा, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4/3I2 इक्वल टू 50, ठीक है। तो 3 से 9, 9 प्लस 16I2 अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू 50, ठीक है। 9 प्लस 16 हो जाएगा 25I2 और नीचे आ जाएगा 3 इक्वल टू 50, 25 2 जा 50 हो गया, और I2 इक्वल टू आ जाएगा 6 एम्पेयर, ठीक है। I2 की वैल्यू आ चुकी है। अब I1 आपके पास कितना था 3I2, तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 6 यानी कि 18 एम्पेयर, ठीक है। I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू क्या I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए I3, क्या चाहिए I3, तो I3 इक्वल टू है 8I2/3, तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू रखो भाई 6 और नीचे है 3, 3 2 जा 2 8 जा 16 एम्पेयर, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर जो करंट था ना, यहाँ पर करंट आपको डायग्राम मैंने बताया था कि I1 माइनस I3 है ये करंट, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है I1 और यहाँ I3 है, तो I1 से I3 माइनस कर दो, ठीक है। करंट अगर आपको निकालना है ना CD पे, करंट इन CD इक्वल टू I1 माइनस I3 होगा। I1 की वैल्यू 18 और I3 की वैल्यू 16, तो 18 माइनस 16 2 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। 2 एम्पेयर इसका आंसर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो 2 एम्पेयर इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी, दोनों के पास एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, ठीक है। यहाँ पर देखो एक गलती करते हैं बच्चे, जो ये आपका फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होती है h म्यू, यानी कि म्यू इक्वल टू होता है c/λ, तो एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की वेवलेंथ है वो कितनी हो गई E/hc हो गया, ठीक है, फोटोन की वेवलेंथ। अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी h/mv, ठीक है। h/mv को भी आप फार्मूला क्रिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू me, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आपने रेशियो किसका निकालना है, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा फोटोन कितना है आपके पास E/hc, ठीक है, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास h/√2me, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलती करी है क्या, यहाँ पर एक गलती करी है मैंने, शायद hc/e होना चाहिए था यहाँ पर, जब मैं फ़ोटोन की निकाल रहा हूँ ना, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लैम्डा फोटोन इक्वल टू hc/e होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जो hc है ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे e आएगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो h से h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, c आएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 2m/e आ जाएगा, नीचे पावर 1 है और ऊपर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो c√2m/e इसका आंसर है, c√2m/e, ये वाला थर्ड वाला इसका क्या है, इसका आंसर है। 38 क्वेश्चन में आ जाओ। 38 क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा ग्राफ सही है। देखो फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इंक्रीज़ होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि नहीं करता डिपेंड, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ए वाला ही इसका क्या है, सही आंसर है ए वाला। और डी वाला भी देख लेते हैं, तो डी वाले में लिखा है फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है, तो ये गलत है एकदम, तो ए वाला एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। 39 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज तक जो ये क्वेश्चन आया था ना, ये आपका डिस्क से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये स्फीयर है, 3D स्फीयर है, ठीक है। तो एक 3D स्फीयर होने के
वजह से इसमें हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। सपोज दैट लेट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू m है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है उसने, एक रेडियस r है, उसको कट किया है हमने। जो बड़ा स्पेयर है ना उसका रेडियस है 2r, उससे हमने छोटा रेडियस का एक स्पेयर क्या किया है, कट किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेयर। मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सपोज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो आपका m है, ठीक है। तो सपोज़ इस बॉडी का मास m था, तो m इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और r का भी 2r होगा, यहाँ पर 2r का क्यूब इंटू m हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 को बाहर ले लो, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब इंटू छोटा m इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक छोटा सा स्फेयर काटा यहाँ से जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो उसका अगर हम मास निकालें, छोटे स्फेयर का, स्मॉल स्फेयर का अगर हम मास निकालें तो उसको देखते हैं मास कितना आएगा। m डैश इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब इंटू छोटा m क्या है, 1 यूनिट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब, छोटा m की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी m/8, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब अगर आप मैं निकालूँ यहाँ से तो आपको मिल जाएगी m/8, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे m/8, यानी कि जो स्मॉल स्फेयर है उसका मास है आपका m/8, ठीक है। तो अब कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये स्फेयर था, ये एक छोटा स्फेयर था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट जो वैसे हमें निकालना इसके अबाउट है, बट ये एक्सिस है एक, तो इनके बीच में डिस्टेंस है r। यहाँ पर आपने यूज़ करना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। इसका छोटे स्पेयर का जो स्मॉल स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे निकलेगा, पहले तो खुद का और होगा इसका 2/5 m/8 r² प्लस m/8 इंटू r², ठीक है। क्या लगाया आपने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ 40, और यहाँ पर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5mr² अपॉन 40, और यहाँ मिल जाएगा आपको 2mr², यहाँ 40 आ जाएगा। तो 2 + 5 आ जाएगा आपके पास 7mr² अपॉन 40 आ जाएगा। ये किसका है, स्मॉल स्पेयर का, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास किसका, उसके बाद है आपके पास रेस्ट पार्ट का। अगर रेस्ट पार्ट का आपको निकालना है तो आपने क्या करना है, जो फुल स्पेयर था उससे आपने माइनस कर देना है स्मॉल स्पेयर का, ठीक है। जो फुल स्पेयर था उसका कितना था, 2/5 m2r का स्क्वायर माइनस स्मॉल स्पेयर का कितना है 7mr²/40, ठीक है। तो फुल स्पेयर का कितना था 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/5 है mr² माइनस 7mr² अपॉन 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 8 8 जा 64 हो गया, 64mr² माइनस 7mr² और नीचे 40 आपका एलसीएम आ गया। 64 में से आप 7 काट दो तो आपको मिल जाएगा 57mr²/40, ठीक है। ये है आपका किसका, रेस्ट पार्ट का। और आपको स्मॉल स्पेयर का और रेस्ट पार्ट का रेशियो निकालना था। तो इस स्मॉल पार्ट का कितना आया था 7/40 mr², और इसका आया है 57/40 mr²। सब कुछ कट जाएगा, बस आपको मिल जाएगा 7/57 हो जाएगा, ठीक है। 7/57 यानी कि थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका। थर्ड पार्ट क्या है इसका आंसर। फिर उसके बाद है 40 वाला क्वेश्चन, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड दिस। देखो इनपुट वोल्टेज इसमें दे रखा था, इनपुट वी इन था आपके पास 220 साइन 100 पाई टी की जगह 15 मिली सेकेंड रखना है, ठीक है। तो 100 पाई इंटू 15 मिली सेकेंड मीन्स 15 × 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 आता है आपका
माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, यानी कि माइनस 220 वोल्ट आ रहा है आपका वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है आपका, और नेगेटिव वोल्टेज आप जब इसके साथ कनेक्ट करोगे तो इसका मतलब D1 क्या है, रिवर्स बाइज है। D1 क्या है, रिवर्स बाइज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका पॉजिटिव, यहाँ एक नेगेटिव साइकिल जा रही होगी तो दूसरी जगह जाएगी पॉजिटिव साइकिल, तो D2 हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइज। D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज, ठीक है। तो D1 इज़ रिवर्स बाइज और D2 क्या है, फॉरवर्ड बाइज, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, टू गैसेस A and B आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर्स विद मूवेबल पिस्टन्स ऑफ रेडियस RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by this and this if the change in internal energy is the same. change in internal energy क्या है, सेम है, और हीट भी सेम है, हीट भी सेम सप्लाई की गई है, ठीक है। डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल Q1 इक्वल्स टू है डेल Q2, तो डेल यू प्लस, और हीट इंटरनल एनर्जी भी सेम है, इंटरनल एनर्जी भी क्या है, सेम है, तो डेल W2 हो जाएगा, डेल यू कैंसिल हो जाएगा, डेल W1 इक्वल्स टू डेल W2 हो जाएगा, ठीक है। और वो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इंटू एरिया, पाई R1 स्क्वायर dx1 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर dx2, और जो प्रेशर है वो सेम है, प्रेशर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपको फार्मूला मिल गया R स्क्वायर dx1 इक्वल्स टू R स्क्वायर dx2, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, R की वैल्यू और A अपॉन RB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो RA स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा dx2 अपॉन dx1, ठीक है। dx2 है आपके पास 9 और dx1 है 16, ठीक है, 9/16 हो जाएगा, ठीक है। तो RA अपॉन RB की वैल्यू हो जाएगी √9/16, मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, P इक्वल टू A क्यूब, P इक्वल टू दे रखा है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C और D की पावर हाफ, ठीक है। हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर दे रखा है A B C D में 1 3, अच्छा उल्टा कर रखा है इसने, A B में 3 है, ठीक है, A में 1 है, B में 3 है और C में 2 है, और उसके बाद D में 4 है, D में कितना है, 4 है, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द P में परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इसमें अगर आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज एरर, तो डेल P/P इक्वल्स टू 3 डेल A/A प्लस 2 डेल B/B हो जाएगा, प्लस डेल C/C प्लस हाफ बाहर डेल D/D हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 1 3 ये सब रखते रहना है आपको, 3 × 1 प्लस 2 × 3, और उसके बाद C में है 2, फिर उसके बाद D में है आपका 4, तो हाफ × 4 ये हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 6 2 और 2 हो जाएगा, 4 10 13% का क्या है, परसेंटेज एरर है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन है इसका सही। फिर अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन 2 क्रॉस्ड पोलराइड्स एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड इज़। तो अगर हमने एक पोलराइड रखा है थीटा एंगल पे, ठीक है, पोलराइड कितने एंगल पे रखा है हमने, थीटा एंगल पे रखा है, तो पूछ रहा है कि अगर हम इसको दो क्रॉस्ड पोलराइड्स के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो कितना इसका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी इसकी बनेगी, और स्टार्टिंग का एंगल है 22.5 डिग्री, कितना है 22.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, जी ज़रा सा थोड़ा सा हैंग हो रहा था बट सही है, चल गया, ठीक है। तो ये है आपका पोलराइड, इस पोलराइड से जो लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस कर रखा है हमने अगला दूसरा यहाँ पर से, और एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है ना, ये है हमारे पास, और यहाँ पर है एक और पोलराइड, ठीक है। तो सिंपल है, आपके पास अगर I0 जा रहा है तो उसके बाद यहाँ से जो इंटेंसिटी जाएगी वो जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल रहेगा ना आपका वो 90 माइनस थीटा रहेगा, कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। तो इसके मतलब जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो होगी I0 cos स्क्वायर थीटा और cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक। cos 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और थीटा है आपके पास 22.5, 22.5 को आप स्क्वायर कर दो यानी कि sin 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री होता है 1/√2, इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा I0/4 और 1/2 यानी कि I0/8 हो जाएगा, ठीक है, I0/8, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P एंड Q सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस दिस मैक्सिमम स्पीड्स आर सेम, दोनों की मैक्सिमम स्पीड्स क्या है, सेम है, और मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी कितनी, ये आपका P हो गया, सपोज़ ये आपका Q हो गया। मैक्सिमम स्पीड का सिंपल सा आपका फार्मूला रहता है ए ओमेगा, क्या रहता है, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला, अगर आप ऑसिलेशन में देखें तो आपको मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है ए ओमेगा, ठीक है। तो आपने AP/AQ निकालना है, AQ/AP निकालना है, सॉरी, ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा तो ओमेगा P अपॉन ओमेगा Q हो जाएगा, दोनों का मास सेम है। ओमेगा P कैसे निकलता है आपका, ओमेगा P निकलेगा आपका K1/m, ठीक है, K1/m, एक का पहले का K है 1 है, दूसरे का K2 है, इनटू यहाँ पर आएगा आपके पास K2/m, m से m कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा √K1/K2, ठीक है, √K1/K2 आपके पास है फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है 45, अ पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स हैज़ ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी f, ये बहुत इजी, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था जो सबसे इजी था। देखो ओपन पाइप में फ्रिक्वेंसी है f, अगर हम इसको पानी में डुबाएंगे, नाउ डिप्ड वर्टिकली इन अ वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अगर हाफ उसको डुबा देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो इसका आंसर सेकंड था, ठीक है, एफ। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन नीट फिजिक्स 2025 के सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से हम जेई के भी क्वेश्चंस लाएंगे अभी, और नीट के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आते रहेंगे 2024 तक के जितने भी आए थे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।